जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री लेसन 1 यहाँ देखिए पदार्थ की अवस्थाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। लेसन 1 में केमिस्ट्री 9th का पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में पढ़ाई करेंगे कि पदार्थ के कितनी अवस्थाएं हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरता है, उसी को पदार्थ कहेंगे। मुख्य रूप से पदार्थ 3 अवस्था में हम आसपास में देखते हैं पदार्थ को, तो 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। चाहे तो ठोस के रूप में देखेंगे, या फिर द्रव के रूप में देखेंगे, या फिर गैस के रूप में देखेंगे। और पदार्थ के यदि पूछा जाए कि कुल कितने अवस्थाएं होती है, तब पदार्थ के कुल 5 अवस्थाएं होती है। 5वां अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसन है, जो कि ये प्रकृति में, और 5वीं अवस्था प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। आगे यहाँ देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। ठोस ठोस क्या है? पहले ठोस के बारे में जाने। पहला, ठोस को मुख्य रूप से हमको 3 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था के बारे में सिर्फ आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो कहिएगा कि पदार्थ के चौथी अवस्था प्लाज्मा है। और आपसे ये पूछा जाएगा पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसन है, जो कि सत्येंद्रनाथ बोस ने इनका खोज किया था। पदार्थ के 5वीं अवस्था को, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है, और 5वीं अवस्था चौथी अवस्था होता है, जो कि प्लाज्मा अवस्था में होता है। जैसे में जो कि सूर्य का प्रकाश हो गया, तारा के प्रकाश हो गया, बिजली का बल्ब का प्रकाश हो गया, यही प्लाज्मा अवस्था है। और 5वीं अवस्था है, जो कि 5वीं अवस्था है -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि यह धरती पर कहीं पर संभव नहीं है। संभव वहाँ है ओनली फॉर प्रयोगशाला में संभव है। ऐसे नॉर्मल पर नेचर में, प्रकृति में नॉर्मल कहीं पर -273 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। चलिए यहाँ पर तो इसीलिए बताएं कि मुख्य रूप से आपको ये पढ़ना है ठोस के, द्रव के, गैस के। ठोस में क्या होता है इसके बारे में, ठोस के सारे गुण के बारे में पढ़ना है, गैस के गुण के बारे में पढ़ना है, द्रव के गुण के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ठोस के क्या लक्षण है जी, इसका सुनिए। ठोस का क्या फीचर है, गुण क्या है इसका? ठोस का होता है निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार होता है, ये अस्पष्ट सीमाएं हैं। ठोस का आकार और अस्पष्ट सीमाएं होती है। सीमा अस्पष्ट के अर्थात है, जैसे बेंच यहाँ पर लगा हुआ है, तो बेंच क्या खड़ा है तो खड़ा रहेगा, इन की पिघल के बाहर चल जाएगा, बह के बाहर चला जाएगा। ठोस है तो ठोस में ही रहेगा, वही कंडीशन में मिलेगा आपको। और उसका आयतन जितना जगह यहाँ घेर रहा है, उसी उतना जगह कहीं भी घेरेगा। ठोस को ये नहीं कि उसको ममोड़ के चमोड़ के छोटा किया जा सकता है, एक थैला में भरा जा सकता है। जो बेंच है तो साइज वही रहेगा, जितना आयतन अगर बेंच के रूप में है, तो जितना यहाँ जगह घेरता है उसको कहीं भी ले जाइएगा तो जगह उतना ही घेरेगा वो। यहाँ देखिए नगण्य संपीड्यता, मतलब उसको चमोड़ तमोड़ के इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। ठोस के कण बार आपस में बहुत सघनता से सटे हुए रहते हैं। यहाँ देखिए ये बहुत दृढ़ होता है, बल लगाने पर टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदल सकते हैं, छोटा चमोड़ के नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपवाद में भी है, कुछ ठोस ऐसे है उसका अपवाद भी है। अपवाद में देखिए जैसे रबड़ है, रबड़ बैंड बल लगाने पर आकार क्या है, रबड़ का बदल जाता है, लेकिन हटाने पर पुनः उसी आकार में आ जाता है। यह ठोस है। रबड़ क्या है जी? ठोस है, ये अपवाद है।
स्पंज देखिए इसे दबाया जा सकता है क्योंकि इसके छिद्रों में हवा फंसी होती है जो बाहर निकल जाता है। ठोस का पूरा केमिस्ट्री अपवादों की दुनिया से भरा हुआ है। सब में जहाँ जहाँ आपको पढ़ाएंगे वहाँ एक दो अपवाद मिलेगा। तो यहाँ पर रबड़ है जो कि ठोस अवस्था में रहता तो है, लेकिन यह एक है कि इसको क्या कहते हैं, आकार बदल सकता है। स्पंज क्या है, आकार बदल सकता है। क्यों बदलता है, इसका पूरा डिफिनेशन यहाँ दिया हूँ। आगे देखिए, पदार्थ के अवस्थाएं और द्रव के है। क्या है, यहाँ से पदार्थ के हो ठोस हो गया, यहाँ से देखिए द्रव के क्या है सिस्टम। देखिए इसका गुण फीचर, आकार निश्चित नहीं होता। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव जैसे में लिक्विड यानी कि पानी, लिक्विड वह है जो कि अपने कहीं पर रखिएगा पसर जाएगा, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। जैसे में पानी है, कहीं पर रखिए वो बह के बाहर चल जाएगा। एक बाल्टी पानी यहाँ गिरा देंगे, बह के बाहर निकल जाएगा। और उसका आकार जो है से बहते रहता है, लेकिन आकार जो है ना उसका अनिश्चित होता है। पानी अगर एक बाल्टी है, वही पानी को एक घड़ा में डाल देंगे तो घड़ा में, यानी कि एक बाल्टी पानी है तो बाल्टी के आकार में है पानी। अगर उसको एक घड़ा में डाल देंगे तो घड़ा में डाल दिए तो पूरा जो पानी था घड़े में जाकर समा गया, यानी कि उसका आकार बदलते रहता है। जस्ट यहाँ देखिए, ये मान लिया ये पानी है, आपके सामने ये सम्मुख पानी दिख रहा है जी, इतना पानी है, उसी को इसमें डालते हैं तो इसका आकृति कैसा बन गया, ऐसा आकृति बन गया। यही पानी को इस छोटे वाला पाइप में डाल दिए, इसका आकृति वैसा बन गया। तो क्या हो गया, जगह जो है से वो उतना ही घेरेगा। जगह कोना कोनी है तो जगह कम घेरेगा नहीं, पानी का आकार बदल गया, कोना कोनी है फिर भी जगह उतना ही घेरेगा। पूरा इसका जगह को मापिएगा तो उतना ही जगह रहेगा। ये ऐसा चरखुटा जगह हो गया, ये लंबाई में ऊंचा हो गया, ऊंचा भर गया, लेकिन जगह उतना ही घेरेगा। यानी कि इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आकार अनिश्चित। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। आकार निश्चित नहीं, जिस बर्तन में रखो उसी का आकार ले लेता है। ठोस क्या है, द्रव क्या है, लिक्विड। जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। आयतन निश्चित, मात्रा फिक्स रहती है। आयतन क्या है, निश्चित रहेगा। अब बहाव का यह दृढ़, यह कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते, यह बह जाते हैं। यह दृढ़ नहीं होते हैं, तरल होते हैं, यानी कि बहने का गुण रखते हैं। द्रवों में विसरण क्या है, विसरण क्या, फैलना। देखिए ना, इसमें एक बूंद पानी डालिएगा, एक बूंद थोड़ा सा रंग डालिए, ऑटोमेटिक पूरा रंग सा हो जाएगा। अगर इसमें एक बूंद पानी रंग डालेंगे, कुछ लाल डालते हैं एक बूंद, तो ये कि यहाँ पर रहेगा, पूरा में यह फैल जाएगा रंग। तो यानी कि किस गुण के कारण यह फैला, यह विसरण गुण के कारण फैलता है। देखिए, ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण द्रवों में संभव है। ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण द्रवों में संभव है। जलीय जंतु पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। जलीय जंतु पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस, ध्यान रखिएगा, पानी में ऑक्सीजन, पानी बना ही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसी के कारण पानी में ऑक्सीजन होता है। और क्या, वो गलफड़ा होता है मछली का, जो गिल्स होता है गलफड़ा, यहाँ से उसी से क्या करता है, हाइड्रोजन को मुंह से बुलबुला के रूप में बाहर फेंकता है और ऑक्सीजन को वो क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे हम लोग क्या है, वायुमंडल से दिन भर, दिन और रात ओनली ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उदाहरण के लिए क्या है, यहाँ देखिए, एक ही मात्रा का द्रव है, अलग अलग बर्तनों में उनका आकार अलग हो जा रहा है, यानी कि आकार अनिश्चित, और मात्रा पानी उतना ही है, यानी कि आयतन उतना ही है। लेकिन जितना जगह इसमें घेर रहा है उतना ही जगह इसमें भी घेरेगा और उतना ही जगह इसमें भी घेरेगा। देखिए, जगह ज़्यादा ऊपर में ले लिया, यहाँ क्या किया, ऐसे था
तो यहाँ फैल गया इस तरह से, और यहाँ क्या हुआ, ऊपर से की ओर ले लिया, यानी कि आकार इसका बदल रहा है, जगह तो उतना ही ले रहा है। कैसे हूँ लेगा तो जगह उतना ही लेगा। गैस के देखिएगा, गैस का क्या गुण है, गैस का क्या गुण है, पदार्थ की अवस्थाएं गैस के देखिए, ये भी गैस भी एक पदार्थ है। अब कहिएगा पदार्थ गैस है, तो हाँ गैस, हम क्या बोले कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कुछ वजन है, कुछ द्रव्यमान है और कुछ स्थान घेरता है, उसी को कहेंगे पदार्थ। हम लोग हवा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हवा को अगर देखना है कि वजन है कि नहीं, उसमें वेट है कि नहीं है, तो एक फुलौआ के लीजिए, एक प्लास्टिक के एक बैलून को लीजिए, पहले उसको तौल लीजिए, इलेक्ट्रिक तुला पर तौलिए उसको, और तौल करके एक बार फुलाइए। अब तौलिएगा तो उस समय उसका वेट को गिनना है, अब फुला के इतना बड़ा करे फिर उसको तौलिए, देखिएगा कि पहले से उसका वजन ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसमें हम हवा को भर दिए। आगे देखिए यहाँ पर गैस क्या होता है सिस्टम, ये तीनों अनिश्चित होता है। आकार क्या होगा जी, उसका आकार भी आयतन दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। संपीड्यता अधिक होगा, देखिए ना, इसको प्रेस करके जितना सटाना है सटा दीजिए, क्योंकि इसका अणु बहुत दूर दूर रहता है, जितना सटाना है सटा दीजिए दाब करके, देखिए अभी दूर है, सटाइए तो सट जाएगा इससे। इसमें अणु, गैस के अणु बहुत दूर दूर होता है, और द्रव में कुछ हल्का हटा हो रहता है, ठोस में दम में उसका अणु बहुत नज़दीक सटा हो रहता है, जिसको अंतरा आणुक बल कहते हैं। और स्थान बोलेगा तो इस गैसों के बीच में स्थान है, इस गैस के कणों के बीच में स्थान ज़्यादा रहता है, तो इसको अंतरा आणुक स्थान कहते हैं। आगे देखिए, गैस का दबाव कणों के तेज और अनियमित गति के कारण वे बर्तन के दीवारों पर टकराते रहते हैं, जिससे दबाव कहते हैं। देखिए यहाँ चौक पाउडर जो है संपीड़िता नगण्य है, लेकिन देखिए हवा है, हवा को क्या करेंगे, चौक पाउडर को अगर इसको चापिएगा चौक पाउडर के तो नहीं दबेगा, लेकिन हवा रहेगा भरल, आराम से सांस है, हवा जितना दबाना है आप दबाइए, उसको दब जाएगा वो। तो इसका गैस का संपीड्यता अधिक रहेगा, और इसका संपीड्यता, ठोस का संपीड्यता यानी कि दबने की क्षमता न के बराबर होगा। आगे देखिए, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं किसका गुण, देखिए सबके, ठोस का प्रॉपर्टी। ठोस जो होता ना है, ठोस, द्रव और गैस, यहाँ देखिए। अब गुण देखना है आपको, किसका गुण देखना है जी, प्रॉपर्टी किसका देखना है, ठोस का यानी कि सॉलिड का, द्रव यानी कि लिक्विड का, और फिर क्या है, गैस का। तुलनात्मक अध्ययन माने कि इसको क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन टेबल, मतलब तुलना करना कौन किससे ज़्यादा है। देखिए आकार क्या होता है जी, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित, द्रव का अनिश्चित, और क्या गैस का भी अनिश्चित। यहाँ देखिए आयतन क्या होता है, निश्चित। ठोस का देखिए यहाँ पर, ठोस का ये रहेगा निश्चित, और द्रव का रहेगा निश्चित, और गैस का अनिश्चित। संपीड्यता नगण्य, ठोस को अगर हाथ से चौंपिएगा से नहीं चपेगा तो नगण्य, क्या हो गया, नगण्य। द्रव को चापिएगा हल्का कमेगा, नॉर्मल कमेगा। गैस को जितना चापिए ना आप, इंजेक्शन में जो होता है सुई देने वाला, उसमें चापिए आराम से चप जाएगा, उधर से सुई को पैक करके उसे चाप दीजिए, और चापिएगा दबेगा, और छोड़िए तो फिर बैक मारेगा, यानी कि दबेगा वो, क्योंकि गैस के कणों के बीच में अंतरा आणुक स्थान ज़्यादा होता है, तो संपीड्यता उसमें अधिक पाया जाता है। क्या ये ठोस पेन है, क्या इसमें संपीड्यता है, दबेगा नहीं दबेगा, क्योंकि इसका कण जो है से बहुत बारीक से सटा हुआ है, बहुत सघनता से सटा हुआ है, यानी कि इसके कणों के बीच अंतरा आणुक बल ज़्यादा है, ज़्यादा गति से पकड़े हुए हैं।
लेकिन गैस में दूर दूर है फैला हुआ। पानी में क्या है, उसमें भी बहुत कमज़ोर बल से जुड़ा होता है। द्रव का कण भी बहुत कमज़ोर बल से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसमें बहाव के गुण पाया जाता है। द्रव क्या बहेगा। आगे देखिए, कणों के बीच आकर्षण बल एकदम अधिक होता है। ठोस के कण के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है और द्रव में थोड़ा मध्यम, इससे थोड़ा कम होता है। और गैस में तो एकदम न्यूनतम होता है, आकर्षण बल होता ही नहीं, एकदम दूर दूर में रहेगा। गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल कम। हम लोग जाते हैं, का नाक मुंह में थोड़ा में चोट लग जाता है, ये हम आगे गए चोट लग गया, का हवा नहीं है, हाथ ऐसे लहरा रहे हैं हवा में लहरा, क्या हाथ में चोट लग रहा है, यही लहराइए दीवार में, उधर दीवार में लहराइए, ठन ठन चोट लगेगा, क्योंकि उसका जो बना हुआ है ठोस, उस कठोर कणों से बना हुआ है, बहुत सघनता से जकड़े हुए हैं, हाथ लहराइएगा टप से चोट लग जाएगा। तो क्या है जी, इस ठोस के क्या है, इसका कण बहुत नज़दीक सटा हुआ रहता है, सघनता ज़्यादा रहता है, और इससे कम रहता है द्रव का, और सबसे ज़्यादा कम रहता है। पूछेगा आपसे, क्या गैस के कणों के बीच स्थान कम रहता है कि ज़्यादा? तो ज़्यादा रहता है, ठोस से भी ज़्यादा रहता है और द्रव से भी ज़्यादा रहता है। इसी कारण इसका संपेद्यता जितना चापना है चाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कणों की गति, इसका जो भी पदार्थ होता है उसका कण अगर एक सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, पदार्थ के अगर जो भी पदार्थ ठोस के बना हुआ है तो ठोस के, अगर ठोस को देखा जाए सूक्ष्मदर्शी से बारीक से देखा जाए तो उसको कण हल्का हल्का गति करते रहता है, हल्का हल्का गति करता है, एक पर एक चढ़े हुए रहता है। तो देखिए ठोस का एक कण जो है एकदम हल्का हल्का हिल रहा है, लेकिन हमें प्रतीत नहीं होगा, लेकिन कण इसका गति करते रहता है हल्का हल्का। इसका गति, लिक्विड का कण जो होता है से बहुत ज़्यादा गति करता है, गैस को तो कहना ही नहीं, ऑटोमेटिक बहुत इसका कण कितना दूर है, कोई आकर्षण बल से सटा हुआ नहीं है। इसमें भी तो है लेकिन हल्का है, इससे भी हल्का, इससे ज़्यादा स्थान रखता है, ये भी बहाव के गुण रखता है। ये क्या है, ये लिक्विड द्रव है। तो देखिए ऐसे, देखिए फिगर से देखिए कि ये बहुत पास सटा हुआ है, तो इसमें सघनता ज़्यादा है, इसमें दूर दूर है, इससे भी ज़्यादा, इसीलिए इसको चपकाया, जगह खाली है तो इसको सटाया जा सकता है। इसमें जगह खाली है ही नहीं है तो सटेगा कैसे, कंप्रेस होगा कैसे, चपेगा कैसे, इसमें और दूर दूर है तो इसको जितना कंप्रेस करना सटाइए, एकदम आराम से सटेगा। ये हल्का सटेगा, ये तो सटेगा ही नहीं ठोस में, तो इसमें कम में थी, मैंने कि सटने की नहीं पाया जाता है गुण, चपकाने की, कंप्रेस करने की। आगे देखिए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? देखिए तापमान परिवर्तन का प्रभाव, देखिए जितने भी पदार्थ हैं अवस्था बदल सकता है। अब कैसे बदलेगा ये देखिए, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, देखिए कोई भी लोहा है, लोहा पिघल करके गलने लगेगा, सब चीज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तब देखिए मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, पॉइंट मतलब पिघलना, जैसे मैं 2000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, जैसे पानी कहेगा कि पानी का क्वथनांक कितना है, क्वथनांक मतलब खौलना, गलनांक मतलब पिघलना, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक मतलब पिघलना और क्वथनांक मतलब खौलना। अगर पानी हम चढ़ा दिए तसला पे, चूल्हा पे चढ़ा दिए और नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, नीचे से आग लहरा रहे हैं, तो कितना डिग्री सेल्सियस पर खौलेगा? तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलेगा। देखिए तापमान परिवर्तन करने से, देखिए जैसे पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर पानी के रूप में है, आप उसको फ्रिज में रखिए, पानी क्या बताए हैं, पदार्थ है, पानी है पदार्थ, जैसे ही उसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज का टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस होगा, वह क्या ठोस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा वो। तो यानी कि अवस्था पहले कौन सी अवस्था में था, पहले पानी की अवस्था में था और फ्रिज में रख दिए, यानी कि टेम्परेचर को घटा दिए, तो क्या बन गया, वह बर्फ में बदल गया। क्या अवस्था बदल गया ना, अवस्था उसका बदल गया।
वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या करेगा, उसका गलनांक कहलाएगा। कोई पदार्थ है, मान लिया कि हम क्या रख दिए, एक हम लोहा रख दिए, ये लोहा रख दिए, ये तो सोडियम रख दिए, या गैलियम ले रहे, गैलियम धातु है, गैलियम को हम इस हाथ पर रखें और पिघलना शुरू हो गया। अरे हम लोग का तापमान कितना है, मनुष्य का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस में धातु पिघल गया। अब लीजिए लोहा को लीजिए, आयरन को लीजिए, क्या लोहा को रखेंगे हाथ पर पिघल जाएगा, नहीं। तो क्या हो गया, उस जो गैलियम धातु है, गैलियम धातु का जो है से गैलियम धातु का टेम्परेचर कितना हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम धातु, इसका सिंबल क्या है जी, गैलियम का संकेत Ga होता है। कितना है जी, गैलियम का रोल नंबर कितना है जी, 31 है। गैलियम का रोल नंबर 31 है, जिसका क्रमांक। गैलियम को क्या करेंगे जी, गैलियम को आपको क्या करना है, हाथ में रखना है, हाथ में रखेंगे और पिघल जाएगा। तो जो गैलियम धातु का पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने का पॉइंट कितना है, तो मात्र 37 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलना प्रारंभ कर देगा। देखिए यहाँ पर यह कणों के बीच के आकर्षण बल की मजबूती दर्शाते हैं। बर्फ का गलनांक पूछेगा लेकिन तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा, बर्फ का गलनांक क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और क्या हो गया केल्विन में पूछेगा 273.15 केल्विन। संगलन ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संगलन कहलाता है। ठोस से कोई द्रव बनता है क्या कहेगा, संगलन कहलाएगा। आगे देखिए फार्मूला केल्विन में के बराबर क्या होता है, के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस और प्लस 273.15 केल्विन में पूछना है ना, तो ऐसे निकलेगा के बराबर क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। मान लिया कि हम लोग का तापमान, ठीक है, बना ही देते हैं एक तो यहाँ मनुष्य का टेम्परेचर, मैन का टेम्परेचर, ठीक ना, मानव का टेम्परेचर कितना होता है जी, पूछ रहा है केल्विन में, पूछ रहा है क्या, केल्विन में। तब बराबर क्या हो रहा है, 0 डिग्री से कितना हम लोग का होगा, क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, आप प्लस 273.15। तो अब देखिए हम लोग को क्या, हम लोग का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको बदलना है क्या, केल्विन में बदलना है। तो यहाँ पर क्या, सेल्सियस के जगह पर लिखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस आप प्लस 273.15 डिग्री। अब देखिए केल्विन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जोड़िए 273.15 और जोड़ 37, तब 7 3 10 की 0, 7 और 3 10, अब 1 11 की 1 और 2 1 310 पूछेगा। अगर पूछेगा कि हम मनुष्य के टेम्परेचर कितना होता है जी, मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, अगर पूछेगा मनुष्य का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री, तो क्या बोलेगा, क्या बोलना है, 37 डिग्री सेल्सियस। और पूछेगा कि मनुष्य का केल्विन में तापमान कितना होता है, तो 310.15 डिग्री केल्विन, यही है केल्विन में 310.15। तो इसी का फार्मूला यहाँ पर है केल्विन में निकालने के लिए। केल्विन में पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, जोड़ देना है 273.15। आगे बढ़ते हैं।
गुप्त ऊष्मा क्या होता है जी, देखिए। पिघलते समय तापमान समान क्यों रहता है? क्योंकि दी गई ऊष्मा कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा की परिभाषा यही रहेगा कि पिघलते समय तापमान समान क्यों रहता है, तो यहाँ देना है क्योंकि दी गई गुप्त ऊष्मा के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है, इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा संगलन के गुप्त ऊष्मा कहलाता है। संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं वह पदार्थ जिस ताप पर पिघलना प्रारंभ कर देता है उस पदार्थ का वो मात्रक होता है। जैसे में कोई पदार्थ है, बताए हैं पहले ही कि ये कोई पदार्थ है, आप 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू किया, इस क्या हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इसको गलनांक हो जाएगा। इस पदार्थ का गलनांक कितना, जैसे में गैलियम का गलनांक कितना है, तो हम देख ही रहे हैं गैलियम का गलनांक कितना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि हम लोग के हाथ पर रखने से ही यह पिघलना शुरू कर देता है। तो उसी को कह रहा है गुप्त ऊष्मा या क्वथनांक। जिस ताप पर कोई पदार्थ खौलना शुरू कर देता है उसको क्या कहेंगे हम, उस पदार्थ का क्वथनांक कहेंगे। उस पदार्थ का क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। क्वथनांक वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाएगा जी, उसका क्वथनांक कहलाएगा। वाष्पीकरण जी, 1 केजी द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण के ऊष्मा कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। वाष्पीकरण के जैसे में देख लीजिए यहाँ पर देखिए, वाष्पीकरण 1 केजी है, 1 केजी पानी है और उसको कितना, जैसे में 1 केजी लीजिए पानी, थोड़ा सा इतना लीजिए, 1 केजी पानी लिए यहाँ पर और क्या कर दिए, नीचे लहरा दिए, आग लहरा दिए मोमबत्ती से, और क्या करेंगे, मोमबत्ती को हम तोड़ लेंगे। इतना पानी उड़ गया, मान लीजिए इतना पानी गैस बनकर सब उड़ गया, तो 100 ग्राम के जितना माने कि मोमबत्ती के तोड़ लेंगे, इसको पानी के तोड़ लिए और मोमबत्ती के तोड़ लिए और लहराएं, और फिर सूख गया तो फिर बुता लिए, देखते हैं कितना मोमबत्ती खत्म हुआ, तो उसी को कहेंगे गुप्त ऊष्मा। आगे देखिए यहाँ ऊर्ध्वपातन लाइन कट गया है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ऊर्ध्वपातन देखिए, कोई पदार्थ है जो सीधे ठोस के रूप में है और सीधे वो गैस बन जाए। कोई पदार्थ है ठोस से सीधे गैस बन जाए और गैस से सीधे ठोस बन जाए, उसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। द्रव अवस्था में आए बिना, यानी पानी बने बिना, ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। एक्टिविटी कपूर को लीजिए, अमोनियम क्लोराइड को लीजिए, गर्म करने पर वह सीधा गैस बन जाता है। निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस बनना को कहते हैं निक्षेपण। गैस से सीधे क्या बनेगा, ठोस, तो क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कपूर को गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब उड़ करके पानी नहीं बनेगा, सीधे उड़ के जाके यहाँ पर जमा हो जाएगा। रुई का टुकड़ा लगा दिए और ठोस कपूर ऊपर आन के यहाँ जमा हो रहा है। लहराएं नीचे से लहराएं और सब उड़ के पानी नहीं बनेगा, पिघलेगा नहीं, सीधे उड़ के का रुई के पार करके जाके यहाँ है ठोस कपूर फिर जमा हो जाएगा। ये इसी को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। दाब परिवर्तन का प्रभाव, देखिए सिद्धांत, दाब प्रेशर बढ़ाने पर तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल जाता है। कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर
बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल जाती है। इसको नोट कीजिएगा। देखिए ये पूरा गैस के कण है, और जैसे ही पूरा दबाएंगे ना, दबाएंगे तापमान घटाएं, सब क्या बन जाएगा, सब गैस के जितना अणु है सब सट के क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। सॉलिड देखिए, सॉलिड CO2 इसी को कहते हैं शुष्क बर्फ भी कहते हैं। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब दाब को एक एटीएम पर किया जाता है तो क्या ठोस CO2 सीधे गैस में बदल जाती है, द्रव नहीं बनती है। यहाँ पर देखिए यही कारण है कि इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, शुष्क बर्फ कहेंगे। आगे देखिए यहाँ पर अवस्था परिवर्तन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, द्रव से अगर ठोस बनता है तो द्रव से, यहाँ ठोस देखिए, पहले यहाँ से ऊर्ध्वपातन शुरू कर रहे हैं, ऊर्ध्वपातन से शुरू कर रहे हैं। ठोस है सीधे गैस बन गया तो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। गैस है सीधे ठोस बन गया तो क्या कहलाएगा, निक्षेपण। ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन, और गैस है सीधे बन गया ठोस तो बन गया निक्षेपण। अब देखिए ठोस है पानी बन गया तो संगलन। ठोस है पानी बन गया तो तीर आया है, देखिए संगलन। और द्रव है जम गया चाहे संघनन हो गया तो क्या कहलाएगा, जमना कहलाएगा, जमना। द्रव है जम गया तो ठोस बन जाएगा। द्रव है और भाप गैस बन गया तो वाष्पीकरण। द्रव है गैस बन गया तो वाष्पीकरण। गैस है जम के पानी बन गया तो संघनन, बादल बन जाएगा। तो गैस है संघनन होके बन गया, क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो क्या संघनन बन गया, क्या बादल बन जाएगा। वाष्पीकरण कितना है, परिभाषा, लाइनों कट गया है। वाष्पीकरण के देखिए परिभाषा, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने के प्रक्रिया को अंतर, यह क्या एक सतही प्रक्रिया है। देखो परिभाषा के वाष्पीकरण का जो होता है, ऐसे समझिए, वाष्पीकरण के दर किसी भी सतह पर होते रहता है। वाष्पीकरण के दर केवल ऊपरी सतह पर होता है, माने भाप खाली बनेगा ऊपरी सतह पर, और क्वथनांक पूरे पानी में चारों पट्टी से खौलेगा, इनकी खाली नीचे खौलेगा नहीं, पानी खौलेगा पूरा में। और जब वाष्प बनेगा तो केवल ऊपरी सतह पर बनेगा। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या करेगा, वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया यानी खौलने के पहले ही, यदि आप पानी को गर्म करेंगे तो खौलने के पहले ही भाप हल्का हल्का फेंकना शुरू हो जाता है। यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया किसी भी ताप पर संभव है, लेकिन खौलने का क्रिया ताप उसका फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस पानी के लिए, और कुछ के नहीं, ईथर के लिए नहीं कह रहे हैं, उसका अलग है 34 डिग्री सेल्सियस, ईथर का 34 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका रहेगा। अब देखो वाष्पीकरण के जो होता है से यह सतही प्रक्रिया है, केवल सरफेस पर पानी के ऊपरी वाला भाग पर वाष्प बनेगा। अब देखो प्रभावित करने वाले कारक सतह, देखो अब वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाला कारक बहुत सारा है। देखिए अगर वाष्पीकरण के दर को आपको बढ़ाना है तो क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए। छत पर गेहूं सुखाना है तो उसको देखिए छत पर पूरा पसार दीजिएगा तो क्या होगा, वो जल्दी सूखेगा, जल्दी सूखेगा। अगर गेहूं गए और ले जाकर बोरा में झाँपने ही छोड़ दिए, क्या वो सूखेगा, नहीं। तो यानी कि वाष्पीकरण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कैसे, क्षेत्रफल को बढ़ा करके। हवा चलेगा, जिस दिन तेज हवा चलेगा उस दिन वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा। इतना ही नहीं, उसको टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, फिर भी वह वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा। तो क्या वाष्पीकरण को दर जो है से, हाँ आर्द्रता वाले दिन में वाष्पीकरण कम होता है, ठीक ना।
तो क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा। कपड़े को सुखाते हैं फैला करके, तापमान को बढ़ाइएगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा। आर्द्रता, हवा में नमी ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, हवा में नमी ज़्यादा हो यानी कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी हो तो क्या हो जाएगा, उस दिन नहीं सूखेगा कपड़ा, उस दिन कपड़ा नहीं खींचना है। वायु की गति तेज है यानी कि आपके रूम में बाहर धूप नहीं है, कपड़ा खींच दिए तो रूम में क्या करेंगे, पसार करके खोल करके उसको क्षेत्रफल को बढ़ा करके फैला के झाड़ के पंखा को चला देंगे, वायु की गति तेज कर दिए, क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, वाष्पीकरण की दर से सूख जाएगा। वाष्पीकरण से शीतलता होती है। आप पेट्रोल लीजिए, अपने हाथ पर लगा लीजिए थोड़ा सा, वो सूखेगा, और पेट्रोल सूखेगा तो ठंडा लगेगा। तो वाष्पीकरण से क्या होती है जी, ठंडक महसूस होती है। वाष्पीकरण के दौरान कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करके जिससे वह जगह ठंडी हो जाती है, जिससे वह जगह क्या होता है जी, ठंडी हो जाती है। हम लोग गर्मी के मौसम में कहूँ बाहर से आएंगे और रूम में घुसेंगे, पसीना से तर-बतर रहेंगे और पंखा को ऑन कर देंगे। और जैसे ही पंखा को ऑन करेंगे तो जब तक पसीना जो होता है शरीर में चिपका हुआ सूखता है तो खूब मज़ा आता है। जब सारा पसीना सूख जाता है तो वही जो पंखा का हवा ठंडा लग रहा था वो क्या फिर गर्म महसूस होने लगेगा। तो क्यों होता है ऐसा, ठंडा क्यों लगता है जी, जो शरीर का जो वायु सूखता है तो उसी से ठंडक महसूस होता है। तो पूछेगा वाष्पीकरण से ठंडक महसूस होती है। आइए देखिए यहाँ पर एसीटोन पेट्रोल हथेली पर डालते हैं तो ठंडक लगती है, हथेली से गर्मी ले लेते हैं और वाष्पीकरण की दर होता है और उस प्रकार ठंडा लगता है। मटके का पानी छिद्रों से पानी रिस कर वाष्पित करा। जेठ वैसाख के ये पुराना जमाना का फ्रिज है, आपका फ्रिज तो है ही, रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, आपका रेफ्रिजरेटर फ्रिज अलग है हम लोग का खूब। लेकिन पहले के ज़माना में जब नहीं था इलेक्ट्रिक बिजली वगैरह नहीं था, उतना विकास नहीं हुआ था, तो क्या था, यह घड़ा में मोहिन चारों पट्टी छिद्र होता है और पूरे शरीर में, पूरे घड़ा में वाष्पीकरण की दर होता रहता है, जिसके कारण घड़े का पानी ठंडा रहता है। सूती कपड़े गर्मियों में पसीना सूख कर वाष्पित होते रहते हैं, जिससे शरीर ठंडा लगता है। कहता है कि गर्मियों में सूती के कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, गर्मियों में सूती के कपड़ा पहनने से सूती के कपड़ा जो होता है से पसीना को सोख करके और उसमें महीन छिद्र रहता है, वही छिद्र से वाष्पित होते रहता है, सूखते रहता है, इस प्रकार ठंडक महसूस होते रहता है। महत्वपूर्ण राशियां और मात्रक देखिए, राशियां मतलब कौन कौन राशि है, भौतिक राशियां देखिए। तापमान के मात्रक क्या है जी, कुल भौतिक राशि कितने, 7। देखिए तापमान के मात्रक कितना है जी, केल्विन, लंबाई के मात्रक मीटर और द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम और भार के मात्रक न्यूटन और आयतन के मात्रक मीटर क्यूब, इसको मात्रक कहते हैं। घनत्व के क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब। और दाब के मात्रक पास्कल है, यार ध्यान दीजिएगा। और है ये मात्रक का अर्थ है कि जैसे मैं कोई वजन को आटा चावल दाल किस में तोलेंगे तो किलोग्राम में। जैसे मैं लंबाई कपड़ा उपड़ा लेने जाइएगा दुकान में तो क्या 1 किलो कपड़ा दे दा ना, 1 मीटर कपड़ा दे दा। तो कपड़ा को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर से मापते हैं, मीटर में लेते हैं। टेम्परेचर, तापमान में बुखार लगता है, कहीं जाएंगे नापवाने के लिए डॉक्टर के पास, तब बुखार नापता है, कौन से नापेगा, तराजू बटखरा से नहीं, वहाँ पर थर्मामीटर होता है, मुंह में डालेगा या कांख में डालेगा और आपका शरीर का तापमान कितना आप गर्म है वह बता देगा। अगर 37 डिग्री सेल्सियस हैं तो ठीक है, अगर 38 हो गया यानी कि बुखार में आप पड़े हुए हैं। उसी तरह से आयतन को मापते हैं मीटर क्यूब में, और बल का मात्रक और भार का मात्रक एक ही है, न्यूटन है। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या सीखा, देखिए आपने क्या सीखा है,
पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है जिनमें रिक्त स्थान होता है और निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है, गैस में और कम होता है। तापमान और में अब देखिए, तापमान को बढ़ाकर तापमान और दाब बदलकर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। तापमान और दाब बदलकर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण की दर केवल ऊपर सतह पर होता है, जिससे क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। ये लेसन समाप्त हो गया। अब इसका आंसर क्वेश्चन करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। लाइन तो कट गया था लेकिन फिर भी इस वीडियो को पूरा कर दिए हैं।